अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं एडवोकेट शाहीन। जब कोई मुसाफ़िर किसी रास्ते से बार-बार गुज़रा हो, तो उसे उस रास्ते के प्रत्येक गड्ढे और प्रत्येक ब्रेकर के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। वो कहीं भी बैठकर उस रास्ते के बारे में अच्छे से मार्गदर्शन कर सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक कम्पटीटर ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जो उनकी सफलता की चीज़ें रही उनके बारे में बता सकता है, या जो स्टूडेंट्स असफल रहता है, सफल नहीं हो पाता है अपनी अपनी जर्नी में, तो वो क्यों असफल होता है, क्यों सक्सेस नहीं हो पाता है, इसके बारे में वही एकमात्र ऐसा पर्सन होता है जो बता सकता है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और वैसे तो पर्सन को लाइफ एक स्टूडेंट ही एज ए स्टूडेंट ही रहना चाहिए, बट मैंने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुई, और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपीयर आगे भी हूँ जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ, बट मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं कि मैम क्वेश्चन प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे बुक्स को रीड करना चाहिए, क्या अवेयर करना पढ़ना चाहिए, क्या सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया की कितनी हेल्प लेना चाहिए। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं और जो मैं नोट डाउन की हूँ, और आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। हो सकता है सारे क्वेश्चंस का आंसर करने में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, बट मैं अगर ज़्यादा लंबी होती है तो मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊँगी, और कोशिश करूँगी जल्दी से मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँ। बट फिर भी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे आंसर्स का रिप्लाई मिल पाएगा, बिकॉज़ अगर आप कोई भी वीडियो ज़रा भी स्किप करते हैं तो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर सकते हैं, और फिर वो आपके लिए हो सकता है कि वही एक पॉइंट आपकी जर्नी के लिए बाधा क्रिएट करे। तो हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने खुद अपनी जर्नी में बहुत करीब से देखा है, ऑलमोस्ट फेस भी उनको किया है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, तैयारी कैसे करें? तैयारी में क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, बेयर पढ़ना चाहिए, प्री एग्ज़ाम हो तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए? तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको बेयर भी पढ़ना है, बुक्स भी पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ना है। पहले आपको थॉरली बुक पढ़ना चाहिए। बुक 1-2 बार आपको पढ़ना चाहिए, और शुरुआत बुक की आपको करना का चाहिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ बहुत टिपिकल लॉ अगर समझ में आता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और नहीं समझ में आता तो बहुत मुश्किल होती है समझने में, क्योंकि जो शुरुआत होती है लॉ में, बेयर में, वो नेगेटिव पॉइंट से शुरू होती है, और वो नेगेटिव पॉइंट जब आप बेयर पढ़ेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे। तो इसलिए आप पहले बुक को पढ़ें, और बुक को के वो पॉइंट्स को, वो चैप्टर्स को पहले उठाएँ, जिन चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट आता हो, जो आपने कहीं न कहीं सोसाइटी में या कहीं सुने हुए हों, बिकॉज़ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे। कोई भी ऐसा पॉइंट भले कितना भी इम्पोर्टेंट हो, बट उसको पहले ना टच करें, बल्कि इंटरेस्ट अपना जगाएँ। शुरुआत में जो बच्चे हैं, जो अपना लॉ में करियर अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि वो एकदम से अगर टिपिकल सब्जेक्ट उठा लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो बोरिंग फ़ील करेंगे, और फिर पढ़ने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। बस वो शॉर्टकट रास्ता ही कोई ढूँढेंगे। और जब आप कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप उठाएँगे, तो आपको ऑटोमेटिकली लॉ से बड़ा लगाव हो जाएगा, और आप खोजबीन करने लगेंगे, अच्छे से अच्छे पॉइंट सर्च करेंगे, केस लॉ सर्च करेंगे, आपका इंटरेस्ट जगेगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप बेयर को उस टॉपिक्स के साथ में रीड करेंगे। पहले आपने बुक पढ़ी, अगर बुक को ऐसी जो सेक्शन वाइज़ है, तो आप उसके फिर सेक्शन वो चीज़ देखेंगे कि अच्छा इस बुक में ये चीज़ को ऐसे बताया, अब सेक्शन में क्या है? क्योंकि बुक में सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन बेयर में बेयर लैंग्वेज में होता है। कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, वो बेयर लैंग्वेज पे ये बनाते हैं, और बेयर उनका बेस्ड होता है, और कुछ स्टेट में एग्ज़ाम बुक्स पर भी पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक में कहीं न कहीं और रहते हैं, बट यूपी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन बेयर बेस्ड रहता है, ऑब्जेक्टिव वाला। इस तरह से आपको दोनों चीज़ों की तैयारी करना चाहिए, चाहे किसी स्टेट के बारे में कोई सा भी किसी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए, या मीन्स में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बता लें।
बहुत सारे बच्चे ये पॉइंट मिस करते हैं कि वो सिर्फ़ या तो ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ते हैं, या तो फिर वो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, या तो फिर वो व्यर पढ़ते हैं, या तो फिर बुक्स पढ़ते हैं। ऐसा मत करिए, ये बहुत बड़ा फ़ॉल्ट होता है। जर्नी का सबसे बड़ी ये मिस्टेक होती है। अब मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ़ प्रिपरेशन में पहले ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन तैयार करें, या मेंस के साथ में ही तैयार करें? तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो लॉ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एलएलबी पास आउट किया है, वो ऑब्जेक्ट उनकी, क्योंकि लॉ पे कहीं न कहीं अभी जल्दी-जल्दी पढ़ा होता है, उनको सारा याद होता है, और वो खाली ऑब्जेक्टिव के चक्कर में वेस्ट के अपना जो पढ़ा हुआ चीज़, वो अगर बहुत टाइम तक आप फिर से उनको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल सकते हैं। इसलिए आप मेंस और ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसी टाइम में आप अपने मेंस के भी आंसर को भी नोट डाउन करेंगे। जैसे जब कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद में फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में आप मेंस के लिए टाइम निकाल लें। इसलिए आपको पहले से ही मेंस का क्वेश्चन लिखा रहेगा, और आपने उसको कई बार लिख कर देखा रहेगा, तो आपको लिख कर मतलब देख चुके होंगे, तो आपको एक बहुत अच्छे से आप में प्रैक्टिस में होगा आपके, और आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तीसरी मेरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर एलएलबी किए हैं, और एलएलबी करने के बाद में आपको एलएलएम, और एलएलएम करने के बाद में आपको पीएचडी या कोई और प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप अपनी स्टडी को ब्रेक कर देते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो कहीं न कहीं उसका आपको ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। बिकॉज़ क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, 2-2 3-3 साल तक कभी वैकेंसी नहीं आती, आती है तो एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। यानी आपको राइट डाउन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर आप टेस्ट देंगे तो वो उतना प्रेशर टेस्ट में नहीं आता है जितना प्रेशर एग्ज़ाम्स में आता है। तो अगर आप एग्ज़ाम्स में अपीयर होते रहेंगे, कहीं न कहीं के कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर अपीयर होते रहेंगे, तो वो आपके 3 घंटे में लिखने की हैबिट वो कंटिन्यू रहेगी, और वही हैबिट आपको पीसीजे एग्ज़ाम में भी चाहिए होती है, बल्कि मतलब उससे ज़्यादा चाहिए होती है। बट अगर आप थोड़ी-सी हैबिट रखेंगे तो बहुत आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो आप कंटिन्यू स्टडी में करते रहिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि बुक कौन-कौन सी रीड करें? तो बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, अच्छी-अच्छी हैं। आपको दो एक ऑथर की बुक मत आप रीड करिए। शॉप पे जाइए, या कहीं आप एलएलबी किए होते हैं तो आपके आस-पास में बार होती है, बच्चे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनकी बुक लीजिए। आपको लगे जो बुक ऑथर की ईज़ी बुक है, वो आप लीजिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट लगे, कहानी टाइप से लगे, वो पढ़िए। आप किसी के कहने मत जाइए कि वो बुक अच्छी है तो हमें वो पढ़ना है, वो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छी लगे, जो आप जिस बुक में आपको इंटरेस्ट लगे, वो पढ़िए। और कुछ बुक हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो अच्छी हैं, जो मैंने खुद पढ़ी हैं, बहुत उनकी सिंपल लैंग्वेज है। मैं कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगी, उसमें बताऊँगी कि वो बुक आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उन बुक्स पढ़ने के बाद में। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये थर्ड क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया से कितना सहयोग लेना चाहिए? सोशल मीडिया से प्रेज़ेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सहयोग लेने की ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप स्टडी करें। बिकॉज़ सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स बहुत सारे हैं, जिनसे अगर आप पढ़ेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो आपको मेंस आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए मिलते रहते हैं, और तरह-तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं। तो आप वहाँ से हेल्प लेंगे, तो आपको हैबिट में रहेगा क्वेश्चन आंसर करने का। और ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, तैयारी कितने चरण होते हैं? पीसीजे एग्ज़ाम की तैयारी के कितने चरण होते हैं? तो ये 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस एंड फाइनल इंटरव्यू। ये सारे स्टेट्स के ऑलमोस्ट यही टाइप्स होता है। कुछ ये जो प्री एग्ज़ाम है, ये कंपल्सरी नहीं हर स्टेट में ये हो। बिकॉज़ ये प्री एग्ज़ाम रखने के पीछे पर्पज़ ये है भीड़ को छाँटना। अगर जिस स्टेट में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स कम फिलअप किए जाएँगे, तो वहाँ हो सकता है चांस ये मतलब पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ के वहाँ पर प्री एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया जाए, और डायरेक्ट मेंस या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, जैसे सीबीआई का एग्ज़ाम है, इसमें तो सिर्फ प्री, या एमपी में एपीओ, एडीपीओ एग्ज़ाम्स है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट में एग्ज़ाम्स लॉ से रिलेटेड होते भी हैं, जिसमें खाली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं। जैसे हरियाणा का हुआ,
इसमें खाली ऑब्जेक्टिव आंसर पे ही आपका फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरह से भी पैटर्न होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यूपी, बिहार और झारखंड में सबसे अच्छा पेपर कहाँ का होता है? यानी कि इनका कहने का तात्पर्य शायद ये होगा कि सबसे ईज़ी आसान पेपर कहाँ का होता है। तो मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि यूपी और बिहार, झारखंड में बिहार और झारखंड का पेपर यूपी के कंपैरिज़न अच्छा होता है और लेंथी भी कम होता है। भले ही बिहार में ज़्यादा पेपर्स होते हैं, बट पेपर अच्छा होता है। अगर कोई भी थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेगा तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यूपी में जो एक वो प्रेशर होता है 4 अटेम्प्ट का, यानी कि एक बंदे को स्टूडेंट को सिर्फ़ 4 अटेम्प्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो झारखंड या बिहार में ये चीज़ की ये कंडीशन नहीं होती है और पेपर भी थोड़ा-सा कम होता है। झारखंड में शायद 100 नंबर का ही पेपर होता है। क्वेश्चन भी ईज़ी होता है और बिहार में गर्ल्स को रिज़र्वेशन भी होता है, इसलिए बिहार के एग्ज़ाम्स में ज़रूर अपीयर हों। यूपी और बिहार की वैकेंसी की तैयारी में यूपी और बिहार की पीसीएसजे की वैकेंसी में मेंस एग्ज़ाम कहाँ का अच्छा होता है, कहाँ का ईज़ी होता है? तो इसमें भी सेम रिप्लाई है होगा कि बिहार का मेंस एग्ज़ाम कंपैरिज़न दैन यूपी के ईज़ी होता है और झारखंड का भी ईज़ी होता है। बिकॉज़ यहाँ पर जो कुछ ऐसे पेपर होते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इन पेपर्स में अगर आप अच्छा करेंगे तो इसका स्कोर आप जो पेपर टिपिकल हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी मेरिट बनने में फ़ायदा होगा आपको। और अब ये क्वेश्चन है तैयारी कितने घंटे करना चाहिए? तैयारी का कोई भी फ़िक्स कोई मानक नहीं है कि आपको इतने घंटे में इतनी स्टडी करनी चाहिए। तैयारी डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटी पे। कोई व्यक्ति आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कहते हो कि मैं तो 16 घंटा पढ़ता हूँ, मैं तो 14 घंटा, मैं तो 18 घंटा पढ़ता हूँ। कोई लोग कहते हैं मैंने 6 घंटा पढ़ा है, मेरा सिलेक्शन हो गया। कोई कहता है मैंने 8 घंटा पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब इस पे आप मान चाहिए। कितने घंटे तैयारी करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितने घंटे पढ़ने की है। कोई व्यक्ति वही चीज़ 5 मिनट में याद कर सकता है और कोई व्यक्ति 1 घंटे में भी नहीं याद कर सकता है। कोई इंसान वही चीज़ को कोई किसी टॉपिक को 2 मिनट में समझ लेता है और किसी को 2 दिन में भी नहीं समझ में आता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कैसी है, आप कितने घंटे बैठ सकते हैं और आप कितनी जल्दी किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जितनी देर में आप अंडरस्टैंड कर पाएँगे ज़ाहिर-सी बात है उतना ही आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टाइम टेबल बनाकर तैयारी करना चाहिए? जी हाँ, ये ज़रूरी है टाइम टेबल बनाकर तैयारी करना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से टच में आपके आ जाएगा और सारे सब्जेक्ट को आप टाइम दे पाएँगे। तैयारी के साथ-साथ क्या प्रैक्टिस भी करनी चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तैयारी के साथ-साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, अगर आप तैयारी के साथ-साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और बहुत जल्दी नॉलेज होगी। बिकॉज़ क्या होता है आप जो चीज़ पढ़ते हैं और जो चीज़ आप प्रैक्टिस में करते हैं तो प्रैक्टिस के जब आप चीज़ को चिल्लाते हैं तो फिर वो आपको बहुत जल्दी से मेमोराइज़ हो जाता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है। और प्रैक्टिस करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ अब जो क्वेश्चन मेंस एग्ज़ाम्स में आने लगे हैं, जैसे अभी बिहार में मेंस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, तो वो सब थे जो कि बुक्स में आपको नहीं मिलेगा उस टाइप का क्वेश्चन, वो सब वही बता सकते थे जिन्होंने वही स्टूडेंट्स बता सकते थे जिन्होंने कहीं न कहीं प्रैक्टिस की थी, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी या फिर कचहरी में प्रैक्टिस की थी। दोनों जगह के मतलब तो कहीं न कहीं प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको मेंस एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिलेगा और कुछ अगर आप पैसे भी अर्न करेंगे प्लस आपका एक अलग करियर भी बनता रहेगा। बाई चांस कभी-कभी ये होता है कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल पाती है किन्हीं कारणों से, तब आपका एक दूसरी तरफ करियर बना होगा, आपको डिप्रेशन में आप नहीं जा पाएँगे। सबसे पहले प्रैक्टिस
कहाँ करनी चाहिए और इसका प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा के बारे में अभी जैसे बता चुकी हूँ कि फ़ायदा क्या-क्या होता है। इसके मेंस एग्ज़ाम्स में फ़ायदा कहीं न कहीं मिलेगा और प्री एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे केस डिस्कस उनके दौरान सामने आ जाते हैं, जो कि अ, उससे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले प्रैक्टिस कहाँ करना चाहिए, दैट मीन्स इनका ये है कि क्या लोअर कोर्ट में सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर हाई कोर्ट में पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप पहले प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले प्रैक्टिस लोअर कोर्ट में करनी चाहिए, कचहरी में करनी चाहिए, बिको उसके बाद में आपको हाई कोर्ट आना चाहिए। बिकॉज़ कचहरी में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें पता रहेंगी। उसके बाद में अगर आप हाई कोर्ट में आते हैं तो आपको हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने में फ़ायदा मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रैक्टिस के दौरान। बहुत जल्दी से आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ लेंगे। बहस करने के लिए भी आपको मेथड पता होगा। क्या क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? बिना कोचिंग के तैयारी नहीं की जा सकती है। बिना कोचिंग के तैयारी बिल्कुल की जा सकती है और मुझे लगता है कि बिना कोचिंग तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर जिनकी स्कूलिंग जिन्होंने कॉलेज में अच्छे से लॉ पढ़ा है, उनको बिना कोचिंग तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक ले आइए, बुक को थॉरोली पहले पढ़िए 1-2 बार, उसके बाद में आप बेर पढ़िए और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको बुक पढ़ने की कोई कोचिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और उसका एक्स्ट्रा टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कोई जॉब करने के साथ-साथ तैयारी की जा सकती है? जी, जॉब करने के साथ-साथ तैयारी ज़रूर की जा सकती है। लेकिन अगर आपकी जॉब आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जेके एग्ज़ाम में, अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अगर आप फाइट कर रहे हैं, तो आपको अगर कचहरी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के पास लो पार्ट टाइम कोई ड्राफ्टिंग वगैरह की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कहीं भी अगर आप लॉ से रिलेटेड कहीं काम कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर मतलब लॉ से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, काम होते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा कहीं न कहीं आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में होगा। लेकिन आप जस्ट अपोज़िट अगर कोई काम करेंगे, तो पार्ट टाइम काम करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। बट हाँ, अगर आप फुल टाइम कहीं देंगे, तो फुल टाइम जॉब करने में आपको अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। बिकॉज़ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी अच्छा माइंड, एनर्जेटिक माइंड चाहिए होता है, एनर्जेटिक बॉडी होनी चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है प्रिपरेशन करने के लिए, और वो एनर्जी आप पूरी जॉब में कहीं न कहीं गँवा चुके होंगे, टाइम पूरा ना आप कहीं न कहीं वहाँ दे चुके होंगे, तो थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। बट कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे भी होते हैं जो पूरा काम करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर कि आपके अंदर क्षमता कैसी, कितना आप काम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 2 घंटा स्टडी करते हैं और थक जाते हैं, उनको 4 घंटा एंटरटेन करने के लिए टाइम चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि पूरे दिन कहीं न कहीं काम करते रहते हैं, कभी स्टडी तो कभी घर के काम तो कभी बाहर के काम। तो इस तरह से आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप जॉब करके क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। इसलिए कोई एक रूल नहीं है जो कि सभी के ऊपर वही लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सोशल मीडिया से प्रैक्टिस करने के दौरान क्या सोशल मीडिया से दूरियां बना लेनी चाहिए? सोशल मीडिया से दूरी आप फालतू चीज़ों के लिए ज़रूर बना लेनी चाहिए, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी सोशल मीडिया पे बताया जाता है, जिनके बारे में आपको सोशल मीडिया से ही नॉलेज मिल सकती है। और इसलिए सोशल मीडिया से कहीं न कहीं टच में भी रहने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी एग्ज़ाम्स में आते हैं जो पिक्चर्स रिलेटेड होते हैं, यानी फ़िल्म से रिलेटेड होते हैं, या कोई ऐसा कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में कोई इंक्वायरी के लिए कोई समिति बनी है, कोई कमेटी बनी है, उस कमेटी में कौन अध्यक्ष है, किसके अंडर में वो कमेटी बनाई गई, इस टाइप के भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग को चाहिए कि आप वो पैनी नज़र रखें। बट हाँ, ऐसा अननेसेसरी टाइम सोशल मीडिया को ना दें, फालतू की चीज़ों में ना दें टाइम, ताकि तो कह सकते हैं एक लिमिटेड सोशल अपने कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को ही सोशल मीडिया से पर टाइम दें।
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तैयारी करने के दौरान रिश्तेदारों से दूरियां बना लेनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तैयारी करने के दौरान क्या रिश्तेदारों से दूरियां बना लेनी चाहिए? ऐसा ज़रूरी एक सर्वमान्य नियम नहीं है, यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि किसी के रिश्तेदार तो बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिंग नेचर के होते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली ज़्यादातर लोग जेलस ही करते हैं अगर कोई सफल होता है। तो आपको डिपेंड आप में ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके रिलेटिव्स कैसे हैं। क्या वो सपोर्टिंग नेचर के हैं? क्या आपका वो टाइम फालतू का वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आपको मेंटली कहीं टॉर्चर करते हैं, ताने मारते हैं या नहीं ताने मारते हैं? तो ये अगर मैं ये कहूँ कि जिनके रिश्तेदार, ये कहूँ कि ये गलत नहीं होगा कि जिनके रिश्तेदार आपको फ़ोन कर के टोन कसते हैं, टाइमिंग के बार-बार में बोलते हैं इतना टाइम हो गया, तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाई, अभी इतना टाइम हो गया, तुम कितना टाइम लगेगा, बुड्ढे हो गए तुम पर इतना पैसा लग रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से अगर आपको बातें कहें, तो आप समझिए कि वो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है और वो कहीं न कहीं आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, टेंशन देना चाहते हैं। आप ऐसे रिश्तेदारों से ज़रूर दूरियाँ बना लें, बट हाँ, फ़ोन थोड़ा-सा लिमिटेड करें, बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पर टाइम देंगे तो कहीं न कहीं वो बातें आपके माइंड में रहेंगी और उससे आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाँ, अगर आप वो बात करना चाहें तो अपने फ्रेंड्स से बात करें और ऐसे फ्रेंड्स से ही बात करें, ऐसे ही फ्रेंड्स अपने आस-पास बनाएँ जो आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें पूछें, क्वेश्चंस करें, चीज़ें आपके साथ शेयर करें, न्यूज़पेपर की बातें आपके साथ शेयर करें। बस ऐसे ही फ्रेंड से आपको फ्रेंडशिप करनी है। अ, फ़िज़ूल के रिश्तेदारों से आपको कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। अब कुछ मेरे पर्सनल सजेशन हैं कम्पटीटर्स के लिए, जो कि उनको इनका ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उनके कुछ सजेशन फैमिली मेंबर्स के लिए भी हैं, जो लोग अपने बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए भेजते हैं। उनको चाहिए कि वो अपने बच्चे पर कुछ साल के लिए टेस्ट रखें और उसे उस पर पैनी नज़र भी रखें, बिकॉज़ क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं होती है और फर्स्ट टाइम वो किसी के कहने से अपने बच्चों को भेज देते हैं, या बच्चे ने कहा और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए या उनके कहने की वजह से उनको भेज देते हैं। उनको लगता है कि आज मेरा बच्चा गया पढ़ने, कल वो जज बन के वापस आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम डिपेंड करता है बच्चे की बचपन की जो स्टडी रही है वो कैसी रही, उसको बचपन से और बड़े जॉब लगने तक की जर्नी डिपेंड करती है। बचपन में उसकी कैसे स्टडी रही, कैसे एटमॉस्फेयर में रहा, ये सब कैसे स्कूलों में पढ़ाई की, वो सारी चीज़ें भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे ने 1 साल में कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई कर लिया, या उन्होंने कहीं न्यूज़ में सुना कि हाँ, फलाने के बच्चे ने 1 साल में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई कर लिया। तो वो अपने बच्चों से भी इस तरह से खौफ़ रखने लगते हैं, उनसे भी इस तरह से ताने मारने लगते हैं, अरे फलाने के बच्चे ने तो 1 साल में कर लिया है और तुम अभी तक नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें खर्चा पानी नहीं देंगे, तुमको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कहीं न कहीं करने लगते हैं। तो उनको भी चाहिए कि अपने बच्चे पर ट्रस्ट करें और उन पे पैनी नज़र भी रखें, जिससे कि बच्चा फालतू के टाइम इधर-उधर ना वेस्ट कर पाए और किसी को देखकर ताने-तराजी ना करें। ये देखें कि आपने अपने बच्चे को बचपन से कैसी एजुकेशन दी, कहाँ एजुकेशन दी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट एक सजेशन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो अपने आस-पास के फ्रेंड्स या ऐसे उनके फ्रेंड्स होने चाहिए जो हेल्पिंग नेचर के हों, जो उनके साथ कोई चीज़ें पढ़ें वो शेयर करें। कोई चीज़ उन्होंने बुक उनके पास मिली है, कुछ अच्छी बुक है तो उनके साथ स्टडी करें, क्योंकि आप अगर बुक आपने अपनी परचेज़ की और बहुत सारी बुक्स एक इंसान नहीं खरीद पाता है, परचेज़ नहीं कर पाता है, तो वो आपने कोई बुक्स परचेज़ की, आपके फ्रेंड ने कोई और प्रकाशन की बुक परचेज़ कर ली, आपने आदान-प्रदान कर लिया, यानी एक-दूसरे की बुक आपने पढ़ ली और फिर उसे पढ़ने के बाद एक-दूसरे से कुछ बातें भी शेयर की। इस तरह से दोनों की स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपने अभी न्यूज़ में शायद सुना भी होगा कि किसी-किसी परिवार में सगे बहन-भाई या बहनें-बहनें या भाई-भाई का सिलेक्शन हो गया है। तो वो कोई उनका जेनेटिक वो नहीं था कि हाँ, वो उनके भाई परिवार में
वो मतलब एक हुआ तो दूसरे को होना था, ऐसा नहीं था। उनके उसके पीछे रीज़न यही था कि वो दोनों ने जो भी चीज़ें पढ़ी वो एक दूसरे से शेयर की। इसलिए एक की अगर तैयारी हुई तो फिर दूसरे की भी ऑलरेडी उसको शेयर करने से तैयारी हो गई। हमने 10% पढ़ा, 10% आपने पढ़ा, तो इस 20% दोनों की तैयारी हो जाती है। इस तरह से मिलके तैयारी करना है। बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स आपको अपने आस-पास रखना चाहिए, और जहाँ पर आप रहें वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है, जैसे इलाहाबाद में ज़्यादातर बॉयज़ के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है, बट गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जहाँ या तो वो हॉस्टल में रहें, हॉस्टल में अगर रहती हैं तो फिर वहाँ पर जो अदर गर्ल्स हैं जो पढ़ने वाली नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती हैं और पूरा टाइम वेस्ट करती हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती रहने में। और जो लोग किसी फैमिली के साथ में रहती हैं, तो वहाँ फैमिली लोग गर्ल्स का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनका टाइम कहीं न कहीं ना वेस्ट हो पाए, स्टडी में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाए। और बॉयज़ को चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका अननेसेसरी टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं। उनको पता चल जाता है कि अगर ये बच्चा, ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, तो उसका कहीं न कहीं टाइम वेस्ट कराएँगे या कुछ ऐसी चीज़ डाइवर्टिंग चीज़ें बता देंगे। बट आपको कहीं न कहीं ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्रेंड है वो हमारा हेल्पिंग नेचर का है या वाक़ई में उसको नॉलेज है या नहीं है। कहीं न कहीं उसकी अगर आपके फ्रेंड ने कोई चीज़ आपको बताई तो उसके अंध भक्त बन के उसकी बात को ना मानिए। कहीं न कहीं से उसको और भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे फ्रेंड ने या हमारे पड़ोसी ने, रूम पार्टनर ने या किसी ने हमें कोई बात बताई है, वो क्या कहाँ तक सही है। वो कहीं न कहीं से उसको कोरिलेट करने की कहीं न कहीं से और भी उसको पुष्टि करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही में आप उसको अमल कीजिए। तो आज मैंने ये अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटा था जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि क्या एक स्टूडेंट को एक साथ में कितने स्टेट की तैयारी करनी चाहिए। तो इसका मैं बताऊँ कि एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा स्टेट की तैयारी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर वो आप अपनी एनर्जी सारे स्टेट के एग्ज़ाम्स में लगा देंगे तो फिर आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता रहेगा और आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएँगे। यही गलती मेरे साथ भी हुई थी, बिकॉज़ अक्सर बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। तो आपको कोई लिमिटेड कोई कुछ लिमिटेड स्टेट को आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे हाँ इन स्टेट में ही अपीयर होना है, तो आप उन्हीं स्टेट्स में अपीयर होइए। उसके और अलावा कई अदर स्टेट का एग्ज़ाम मत दीजिए, बिकॉज़ हर स्टेट के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ना होती हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सारी चीज़ों को पढ़ने में, सारे स्टेट की सारी चीज़ों को पढ़ने में। और अगर हो सके तो आप एमपी का ये हो सके तो आप ऐसे स्टेट का ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए। भले ही वहाँ का सिलेबस टफ़ हो, भले ही सिलेबस वहाँ का ज़्यादा हो, लेंथी हो, ज़रूर पढ़िए जहाँ की वैकेंसी पर ईयर आती है। क्योंकि पर ईयर जहाँ की वैकेंसी आएगी तो वो भले ही टफ़ होगा, लेकिन आप कंटिन्यू पर ईयर आपको कन्फर्म रहता है कि मुझे पर ईयर उस स्टेट के एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा। तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी वो बार-बार चीज़ें पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको सफल होने के ज़्यादा चांसेस आपके पास रहेंगे। आप वहाँ ज़्यादा सफल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एमपी के वैकेंसी लगभग पर ईयर आती है, तो आपको वहाँ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद में जो अगर मान लीजिए यूपी के हैं या बिहार के हैं, झारखंड के हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यूपी, बिहार और झारखंड इन तीनों स्टेट को लेकर चल सकते हैं। यूके भी एक साथ आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये यूपी, बिहार और झारखंड, उत्तराखंड, ये स्टेट लगभग क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी हद तक सेम रहता है, और कहीं न कहीं मतलब एक एक दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। तो आप इन 4 स्टेट का एक साथ लेकर 4 स्टेट की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। और आपको आई होप मेरे इस आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सुनकर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उन क्वेश्चंस का कमेंट का आंसर मैं करूँगी। आज की मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं मिलती हूँ।
किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और ज़रूरतमंद हैं अदर स्टूडेंट्स उनको कहीं न कहीं इसका फ़ायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको आप तक पहुँच जाए। एंड अब मैं चलती हूँ। जय हिंद।